आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक वीडियो में ख़त्म करेंगे। नीट स्पेशल सीरीज में ये हम लोग का वीडियो नंबर 2 है। पहले वीडियो में हम लोगों ने मेटलर्जी को कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ों को कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वन शॉट वीडियो को। सबसे पहला है हमारा डबल साल्ट। तो डबल साल्ट हम बोलते किसको हैं? तो दीज आर दैट काइंड ऑफ साल्ट विच डिसोसिएट्स इनटू इट्स सिंपल आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। तो ये एक ऐसा साल्ट है जो डिजॉल्व कर जाता है अपने करस्पॉन्डिंग आयन में। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला आपका पोटेश एलम। अब जैसे पोटेश एलम का ये फॉर्मूला है, तो यहाँ पोटेशियम अपने आयंस में डिसोसिएट कर जाएगा, एल्युमिनियम अपने आयंस में डिसोसिएट कर जाएगा और फिर सल्फेट आयन वो अपने आयन में डिसोसिएट कर जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं डबल साल्ट, कि जो साल्ट अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाए जब हम उसको वाटर में डाल दें तो उसको हम डबल साल्ट बोलते हैं। फिर इसका और एग्जाम्पल है मोर साल्ट और तीसरा है कैरेनलाइट। अब ये तीनों एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है, इसीलिए एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नीट यहाँ से दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला नंबर ये कि डबल साल्ट का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, और दूसरा कि पोटेश एलम का भी फॉर्मूला पूछा जा सकता है, मोर्स साल्ट का भी फॉर्मूला पूछा जा सकता है, कैरेनलाइट का भी फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तो ये भी हमें याद होना चाहिए, साथ में डबल साल्ट भी हमको समझ आना चाहिए। अगला देखिए कि हमारा कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या है। तो कॉम्प्लेक्स साल्ट एक ऐसा साल्ट है जो कि डिसोसिएट नहीं करता अपने आयंस में जब हम उसको पानी में डालते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हम ये एग्जांपल देखें तो यहाँ से तो K4 अपने आयंस में डिसोसिएट कर जाएगा, लेकिन ये जो FeCN6 वाला पार्ट है जो ब्रैकेट के अंदर है, ये डिसोसिएट नहीं करेगा अपने आयंस में। तो जो कॉम्प्लेक्स साल्ट अपने आयंस में डिसोसिएट जो साल्ट अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं करता है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए कि यहाँ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात हम लोग सीखने वाले हैं कि ये जो ब्रैकेट दिख रहा है दोनों साइड पे, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है दोनों साइड में, इस ब्रैकेट को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, CS से हम डिनोट कर दे रहे हैं। और यहाँ पे जो ये मेटल आयरन है Fe, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम या फिर सेंट्रल मेटल आयन। अब सेंट्रल मेटल एटम तब बोलेंगे जब ये न्यूट्रल होगा, मतलब इसका कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। और सेंट्रल मेटल आयन तब बोलेंगे जब इस पे कोई चार्ज होगा, मतलब इसका कोई ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक है, ये जो Cn वाला पार्ट है इसको हम लिगेंड बोलते हैं, लिगेंड्स। और ये जो 6 है ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है अभी हम जस्ट सिखाएंगे। और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो हमारा ये K4 है इसको हम बोलते हैं स्पेक्टेटर आयन, SPECTATOR आयन। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हमारे पास क्या क्या हो गया? एक सेंट्रल मेटल एटम और दूसरा हमारा लिगेंड। चलिए इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसको बोलते हैं। तो एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हमारे पास एक मेटल होता है और साथ में लिगेंड होता है। वही बात को यहाँ थ्योरेटिकल लिखा हुआ है कि द सेंट्रल मेटल एटम आयन एंड द लिगेंड अटैच टू इट आर इनक्लोज इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो वही बात लिखा था जो हम लोग पीछे देखे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कि सेंट्रल मेटल एटम और आयन भी क्या था, ये भी चीज़ हम लोग पीछे कर लिए हैं। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? तो अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, उसके अंदर जो हमारा मेटल है उस पर कितना चार्ज होता है यही बताता है कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालते कैसे हैं वो देखिए। अगर हमारे पास एक एग्जांपल है कोबाल्ट अमाइन 6Cl3-। अगर यहाँ पे हमको कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो अगर हमको कोबाल्ट का ही ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो इसको हम X मान लेते हैं। अब हमको पता है कि ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो इस पे चार्ज कितना होगा? 0। और क्लोरीन पे चार्ज हमारा -1 होता है, और 3 के लिए हमको लिखना है तो 3 × -1, मतलब X की वैल्यू 3 आ गई। इसका मतलब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमको Cu का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो Cu के लिए हम X ले लेते हैं। साइनाइड पे हमारा -1 चार्ज होता है 1 के लिए, तो 4 के लिए 4 × -1 होगा। और ओवरऑल पे चार्ज हमारा -3 है, तो डेट इज इक्वल टू -3 कर दीजिए।
तो x इज इक्वल टू कितना हो गया -4 और उधर गया तो +1, मतलब इस सी यू पे कितना चार्ज होगा हमारा +1। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, तो ये नीट में पूछा भी जा सकता है कि आपको फाइंड करना है ऑक्सीडेशन नंबर इसका, तो हम आसानी से बता देंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ये फाइंड करने का तरीका था, ये आगे भी हम लोगों को काम देगा। अब देखिए कि होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो जब हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर की बात करते हैं तो मेटल के अलावा हमारे पास एक लिगेंड होता है। तो अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर में केवल और केवल एक ही टाइप का लिगेंड हो तो उसको हम होमोलेप्टिक बोलते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इन विच अ मेटल इज बाउंड टू वन एंड ओनली काइंड ऑफ लिगेंड, तो उसको हम होमोलेप्टिक बोलते हैं। ठीक है, और हेट्रोलेप्टिक की बात करें तो एक से ज़्यादा टाइप ऑफ लिगेंड होने चाहिए कोऑर्डिनेशन स्पेयर के पास। तो देखिए कोऑर्डिनेशन स्पेयर में ये एक मेटल है, यहाँ पे हमारा अमाइन वाला पार्ट है और यहाँ पे हमारा क्लोरिडो वाला पार्ट है। अगर दो से ज़्यादा तीन भी हो तो भी उसको हम हेट्रोलेप्टिक ही बोलते हैं। मतलब अगर एक हो तो होमोलेप्टिक, एक लिगेंड हो कोऑर्डिनेशन स्पेयर में केवल और केवल एक ही टाइप का तो उसको हम होमोलेप्टिक बोलते हैं। अगर एक से ज़्यादा हो तो उसको हम हेट्रोलेप्टिक बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर समझने से पहले थोड़ा सा और बात समझाते हैं। देखिए हमारे पास मेटल होता है और लिगेंड होता है ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर में। अब जो लिगेंड है वो डोनर है, ये इलेक्ट्रॉन देता है मेटल को और तब जाकर हमारा बॉन्ड फॉर्म होता है। कोऑर्डिनेशन स्पेयर में मेटल और लिगेंड होते हैं, तो लिगेंड जो होता है वो डोनर होता है और मेटल जो होता है वो एक्सेप्टर होता है। जब ये लिगेंड इलेक्ट्रॉन को देता है तब जाकर हमारा बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, अब कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये लिगेंड दिया और कितना बॉन्ड फॉर्म टोटल हुआ, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितना फॉर्म हुआ, उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। मेटल और लिगेंड के बीच कितना बॉन्ड फॉर्म हुआ उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। मेटल और लिगेंड के बीच कितना नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म हुआ उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। वही बात है, देख लीजिए, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम्स टू विच द मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड। तो जितना बॉन्ड बनाएगा मेटल और लिगेंड आपस में उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर एग्जांपल PtCl6 की अगर हम बात करें तो देखिए PtCl, Cl, Cl, इसमें टोटल क्लोरीन 6 है और 6 क्लोरीन सब ये बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, प्लेटिनम के साथ, मतलब मेटल के साथ, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6। तो जितना लिगेंड मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए कि लिगेंड किसको बोलते हैं, ये हम पहले ही बता चुके हैं। द आयन्स और मॉलिक्यूल्स बाउंड टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, या फिर कोऑर्डिनेशन स्पेयर को ही हम एंटिटी भी बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं लिगेंड। ठीक है, अब देखिए डेंसिटी क्या होता है। नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड टू सेंट्रल मेटल एटम टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब कि जो लिगेंड होता है वो लोन पेयर डोनेट करता है तभी तो हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो ये बोलता है कि डेंसिटी नंबर बताता है कि कितना नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेट किया लिगेंड टू फॉर्म बॉन्ड विथ मेटल। अगर ये लिगेंड एक लोन पेयर डोनेट करेगा तो हमारा मोनोडेंटेट हो जाएगा। लिगेंड कैसा होगा, मोनोडेंटेट। अगर 2 करता है तो डाइडेंटेट होगा, 3 करता है तो ट्राई और 4 करेगा तो टेट्रा। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहला है यूनिडेंटेट। अगर कोई लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसको हम यूनिडेंटेट बोलते हैं। देखिए, व्हेन अ लिगेंड इज बाउंड टू अ मेटल आयन थ्रू अ सिंगल डोनर एटम, फॉर एग्जांपल वाटर है, NH3 है, क्लोरीन है। अब वाटर के पास H2O में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, तो यहाँ से एक ही इलेक्ट्रॉन तो डोनेट होगा मेटल के पास, तो हमारा एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं यूनिडेंटेट लिगेंड। अब यूनिडेंटेट लिगेंड में कुछ इंपॉर्टेंट नेमिंग है जो कि हमारे IUPAC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वाटर का नेम जो हम लिखते हैं वो एक्वा लिखते हैं, फिर NH3 का जो हम नाम लिखते हैं वो अमाइन लिखते हैं। फ्लोराइड आयन का नाम हम फ्लोरिडो लिखेंगे IUPAC नेम में, जो हम आगे पढ़ेंगे। क्लोराइड का हम लोग क्लोरिडो लिखेंगे, ब्रोमाइड का ब्रोमिडो लिखेंगे और आयोडाइड का आयोडाइडो लिखेंगे। पहले हम लोग फ्लोराइड लिखते थे तो उस ई को हटा के उसके जगह ओ लगा देना है, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए आगे। अब डाइडेंटेट लिगेंड किसको बोलते हैं, तो व्हेन अ लिगेंड इज बाउंड टू अ मेटल आयन थ्रू 2 डोनर एटम, फॉर एग्जांपल
अब देखिए कि अगर कोई हमारे पास मेटल है और उसको हम दो डोनर एटम हमारे पास है तो उसको डाई डेंटेट बोलते हैं। यहाँ से ये भी ऑक्सीजन के पास से इलेक्ट्रॉन जाएगा मेटल के पास, ये भी ऑक्सीजन के पास से इलेक्ट्रॉन जाएगा मेटल के पास, तो ऐसे को हम डाई डेंटेट बोलते हैं। अब इसी का एक फेमस एग्जांपल है इथिलीन डाइअमाइन। इथिलीन डाइअमाइन, तो इसका स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं, CH2 CH2 NH2 NH2। तो ये डाई डेंटेट कैसे होगा, तो यहाँ से भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, यहाँ से भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, मतलब इन दोनों जगह से ये बॉन्ड बना सकता है किसी मेटल से, तो इसी के लिए हम इसको बोलते हैं डाई डेंटेट लिगेंड। अब देखिए, when several donor atoms are present in a single ligand then the ligand is said to be polydentate। एक डोनर एटम था तो उसके लिए हम मोनोडेंटेट बोले, दो था तो डाइडेंटेट बोले, अब अगर दो से भी ज़्यादा होगा तो उसको हम पॉलीडेंटेट बोलेंगे। और इसका सबसे फेमस एग्जांपल है EDTA4-, EDTA4-। अगर इसका हम नाम लिखें तो इथिलीन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेट होता है। एक बार ध्यान से इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसमें कहाँ कहाँ से हमारा बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, तो एक तो यहाँ से, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से, चौथा यहाँ से, और पांचवा इस नाइट्रोजन से, और छठा इस नाइट्रोजन से। मतलब ये टोटल 6 प्लेस से बॉन्ड बना सकता है, मतलब ये हेक्साडेंटेट हो गया। इथिलीन डाई अमाइन हेक्साडेंटेट होता है, हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो इसका स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है नीट एग्जाम में, और साथ में ये पूछा जाता है कि ये कितने बॉन्ड बना सकता है मेटल के साथ, तो 6 बना सकता है। अब देखिए, लिगेंड विच कैन लिगेट थ्रू 2 डिफरेंट एटम इज कॉल्ड एम्बीडेंटेट लिगेंड। अब जो लिगेंड 2 डिफरेंट एटम से मेटल के साथ कंबाइन कर सकता है और बॉन्ड बना सकता है, उसको हम एम्बीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल HCN हो गया हमारा, और इसी को अब HCN में जब हमारा सल्फर से भी मेटल बना सकता है, सल्फर के साथ भी मेटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, और जब सल्फर के साथ बनाएगा तो उस केस में हम इसको बोलते हैं थायोसाइनाइटो, थायोसाइनेटो। और जब नाइट्रोजन के साथ बनाएगा तो उसमें हम आइसोथायोसाइनेटो बोलते हैं, आइसोथायोसाइनेटो। मतलब हमको सीखना क्या है कि हम एम्बीडेंटेट वैसे लिगेंड को बोलते हैं जो अपने दोनों 2 डिफरेंट एटम से बना ले, उसी को हम एम्बीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ CN में से भी एक बार नाइट्रोजन पे भी से भी बना सकते हैं, एक बार कार्बन से भी बना सकते हैं। ये दोनों जगह से हमारा इलेक्ट्रॉन देगा मेटल के साथ और हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। चलिए अब देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के पास हम लोग पहुंच गए हैं, और वो है IUPAC नेमिंग। अब IUPAC नेमिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम कटायन का नाम लिखते हैं सबसे पहले, और उसके बाद हम अनायन का नाम लिखते हैं। अब हम पता कैसे करेंगे कि हमारा कटायनिक पार्ट कौन सा है और अनायनिक पार्ट कौन सा है, तो देखिए सबसे पहले जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर दिख रहा है, उसके बाद जो आपका ये क्लोरीन है जिसको हम स्पेक्टेटर आयन बोलते हैं, उसके पास देखना चाहिए। हमेशा स्पेक्टेटर आयन को देखेंगे। स्पेक्टेटर आयन से हमको पता चलता है कि कटायनिक कौन सा पार्ट है, अनायनिक कौन सा पार्ट है। तो यहाँ क्लोरीन को तो हमको पता है कि हमेशा अनायन होता है, मतलब निगेटिव चार्ज, तो ये हमारा ये वाला पार्ट क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। तो हम सबसे पहले कटायनिक वाले पार्ट का नाम लिखेंगे, फिर अनायनिक वाले पार्ट का नाम लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे वो आगे देखेंगे। अब देखिए कि एक और एग्जांपल हम लोग सीखेंगे कि कटायनिक कैसे और अनायनिक कैसे। तो K3 जो है यहाँ पे ये कटायन है और ये पूरा पार्ट अनायन है, मतलब हम कटायनिक पार्ट का पहले इसका नाम लिखेंगे और फिर ये अनायनिक पार्ट का नाम लिखेंगे। अब देखिए कुछ और रूल है कि इन द नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन द लिगेंड आर नेम्ड फर्स्ट इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो जब हम कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे, थोड़ा पीछे आइए, अगर हम कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे नाम लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे, ये दोनों लिगेंड का, और इन दोनों लिगेंड में भी हम सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा उसका नाम लिखेंगे। तो H2O का हम अभी नाम पढ़ चुके हैं कि एक्वा होता है, ए से शुरुआत हो रहा है, और Cl2 का जो होगा वो हमारा क्लोरिडो होगा, मतलब सबसे पहले ए आएगा उसके बाद सी आएगा, मतलब हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार एक्वा का नाम पहले लिखेंगे, क्लोरिडो का नाम बाद में लिखेंगे। अच्छा आगे देखते हैं अगला रूल, यूज प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा फॉर मल्टीपल ऑफ सेम काइंड। समझ, अगर हमारे पास वाटर अकेला है तो इसको हम एक्वा लिख देंगे,
लेकिन यही वाटर अगर टू टाइम्स है तो इसको हम डाई, अगर 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा, ऐसे ऐसे लिखते चलेंगे। आगे अब देखिए कि इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज अ कटायन द मेटल इज नेम्ड सेम एज द एलिमेंट। फिर से देखिए कि अगर कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो हमारा कटायन है तो जैसा मेटल का नाम हम जनरल लिखते हैं वही बात हम लिख देंगे। फिर से देखिए यहाँ पे क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज होगा और इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब ये कटायनिक पार्ट होगा। तो यहाँ जो मेटल है हमारा क्रोमियम, सेंट्रल मेटल एटम, इसका जैसा का तैसा नाम हम क्रोमियम ही लिख देंगे। क्रोमियम जैसा का तैसा हम लोग लिख देंगे। लेकिन अगर हमारा इफ द कॉम्प्लेक्स इज अनायन नेम ऑफ मेटल्स इंड विथ सफिक्स एट, जैसे अभी हम लोगों ने पीछे देखा कि क्रोमियम का हम लोग क्रोमियम ही लिख दिए क्योंकि वो कटायनिक पार्ट था। लेकिन अगर हमारा ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स वाला जो है वो अनायनिक पार्ट में बदल जाता तो हम इस क्रोमियम का नाम क्रोमेट लिखते। क्रोमेट। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, देखते हैं उसको। देखिए तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमियम का क्रोमेट हो जाएगा कब? जब कॉम्प्लेक्स जो होगा वो हमारा अनायनिक पार्ट होगा। प्लेटिनम का प्लेटिनेट, निकल का निकलेट, कोबाल्ट का कोबाल्टेट, जिंक का जिंकेट और एजी का अर्जेंटेट और एयू का ऑरेट, मतलब गोल्ड का और सिल्वर का। तो गोल्ड के लिए हम ऑरेट लिखेंगे, सिल्वर के लिए हम अर्जेंटेट लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जो हम IUPAC नेमिंग सीखे उसका एग्जाम्पल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आप डिसाइड कीजिए इस पूरे पार्ट में कि हमारा कौन सा कटायनिक पार्ट है और कौन सा अनायनिक पार्ट है। तो ऑफकोर्स क्लोरीन वाला पार्ट हमारा अनायनिक पार्ट है और ये कटायनिक पार्ट है। तो सबसे पहले हम कटायन का नाम लिखेंगे, कटायनिक पार्ट का। उस कटायनिक पार्ट में भी हम लिगेंड्स का नाम पहले लिखेंगे और उस लिगेंड में भी हम सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को मैच करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अमाइन है और एक्वा है, मतलब दोनों तो ए से ही शुरू हो रहा है, उसके बाद एम है और फिर क्यू है। तो हम पहले क्या लिखेंगे? अमाइन का, और वो भी अमाइन 3 बार है, मतलब ट्राई अमाइन लिखेंगे, ट्राई अमाइन। ठीक है, उसके बाद 3 एक्वा है तो ट्राई एक्वा। और जो मेटल है उस पे कटायनिक वाला पार्ट है तो क्रोमियम का हम जैसा का तैसा नाम ही लिख देंगे, CHROMIUM। और क्रोमियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? तो ये न्यूट्रल लिगेंड है, ये भी न्यूट्रल लिगेंड है, और क्लोरीन का 1 पे -1 होता है, मतलब 3 पे क्या होगा? -3। तो x की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी, मतलब क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इस क्रोमियम का हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। और इसके बाद हम जो बाहर वाला हमारा स्पेक्टेटर आयन है उसका जैसा का तैसा नाम लिख देते हैं, तो क्लोराइड हो जाएगा। जो हम क्लोरिडो सीखे थे वो अगर इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता तो हम लिखते, जो हमारा बाहर है उसके लिए हम जैसा का तैसा स्पेक्टेटर आयन का नाम जो जनरल होता है वो लिख देंगे। ठीक है, तो ट्राई अमाइन ट्राई एक्वा क्रोमियम +3 क्लोरिडो हो गया, क्लोराइड हो गया। एक और एग्जाम्पल है। अब देखिए कि इसमें कैसे हम पकड़ेंगे कि हमारा कौन सा पार्ट कटायनिक और कौन सा पार्ट अनायनिक है। देखिए Ag जो होता है सिल्वर, वो एक मेटल है और उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। और यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो एक NH3 से जुड़ा है, तो NH3 हमारा न्यूट्रल लिगेंड है, मतलब इस पार्ट पे हमारा क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, और इस पार्ट पे क्या होगा? निगेटिव चार्ज। अब हम कटायन का नाम पहले लिखेंगे, तो कटायन में भी हम लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे। तो लिगेंड का नाम लिख लेते हैं हम लोग डाई अमाइन, और Ag का नाम, क्योंकि ये कटायन है तो जैसा का तैसा लिखेंगे, सिल्वर। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? 1। और फिर इस पार्ट को लिखेंगे। अब इस पार्ट में भी लिगेंड का नाम पहले, तो डाई साइनाइडो, साइनाइडो। और सिल्वर पे हमारा अनायनिक पार्ट है, मतलब हम सिल्वर के लिए क्या लिखेंगे? अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। और उस पे भी क्या? 1, क्योंकि इस पे -1 है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 1 होगा। ठीक है, फॉर्मूलाज ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। अभी तक हम लोग देखे थे कि IUPAC नेमिंग कैसे लिखेंगे अगर फॉर्मूला दिया हो तब। अब हम IUPAC नेम से हम फॉर्मूला बनाएंगे। तो फॉर्मूला बनाने में सबसे पहले अपने को क्या ध्यान रखना है कि हम सेंट्रल मेटल एटम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद लिगेंड्स को लिखेंगे और वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। और जो सेंट्रल मेटल एटम होगा या फिर जो लिगेंड होगा वो हमारा
इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा, ठीक है। और लेफ्ट साइड हम स्पेक्टेटर आयन को लिखेंगे, जो हम पहले भी पढ़ा चुके थे IUPAC नेमिंग में, कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होता है, उसको हम स्पेक्टेटर आयन बोलते हैं। तो उस स्पेक्टेटर आयन को हम लेफ्ट साइड लिखेंगे अगर वो कटायन है तो, और उसी स्पेक्टेटर आयन को हम राइट साइड लिख देंगे अगर वो अनायन है तो, ठीक है। आइए इस पे क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सीडो जिंकेट। तो इसमें पोटेशियम हमको पता चल गया कि ये तो कटायन है, मतलब इसको हम लेफ्ट साइड लिख देंगे, और वो भी कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर। अब हम ले आते हैं अपना ब्रैकेट, मतलब कोऑर्डिनेशन स्पेयर। अब इसमें मेटल है हमारा जिंकेट, तो Zn लिख देते हैं, और फिर लिगेंड है हमारा हाइड्रोक्सीडो मतलब OH, और वो भी टेट्रा मतलब 4 टाइम्स है, ठीक है। अब बात आती है कि इस पोटेशियम का नंबर कितना होगा। तो देखिए जिंक जो है वो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट उसका दिया है 2, और इसकी वैल्यू होती है 0, मतलब x अगर हम निकालने जाए तो x की वैल्यू आ गई 2, मतलब एक पोटेशियम पे के लिए हमारा 1 चार्ज होता है, तो 2 पोटेशियम के लिए हमारा 2 हो जाएगा। मतलब सिंपल है कि जो x की वैल्यू आ गई उसको हम डायरेक्ट यहाँ पुट कर देंगे, नंबर हमारा मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए टेट्रा अमाइन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट क्लोराइड, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट बना लेते हैं। अब अमाइन और एक्वा में किसको लिखे, तो अमाइन पहले आता है अल्फाबेटिकल में, तो उसको हम पहले लिख देते हैं, और उससे भी पहले अपना यहाँ पे मेटल लिख देंगे, कोबाल्ट को लिख दिए। टेट्रा अमाइन मतलब NH3 4 हो गया। अब एक्वा मतलब वाटर हो गया। टेट्रा अमाइन, अब क्लोरिडो भी तो है, तो उस क्लोरिडो को भी लिख देंगे, ठीक है। और क्लोराइड बाहर में है तो इस Cl को वैसा का तैसा लिख दिए। अब बात आती है कि इस क्लोराइड का कितना नंबर होगा, यहाँ पे नंबर क्या होगा, तो बस हम निकाल लेते हैं। कोबाल्ट का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिया है, इसका 0 होता है, इसका 0 होगा, इसका -1 होगा, मतलब 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो इस क्लोरीन के जगह पे 2 लिख देंगे, ठीक है। Cl का नंबर क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि वर्नर थ्योरी क्या था। तो वर्नर थ्योरी बहुत सिंपल बात बोला था कि सेंट्रल मेटल एटम के लिए हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक प्राइमरी वैलेंसी, दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी। उस प्राइमरी वैलेंसी को आज के टाइम पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट के नाम से जानते हैं, और उस सेकेंडरी वैलेंसी को आज के टाइम पे हम कोऑर्डिनेशन नंबर के नाम से जानते हैं। अब ये जो प्राइमरी वैलेंसी होता है ये निगेटिवली चार्ज आयन्स होता है, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा जो हम पीछे पढ़ चुके हैं वो न्यूट्रल्स भी होता है, निगेटिव चार्ज आयन भी होता है, और पॉजिटिव चार्ज आयन भी होता है। लेकिन हम पॉजिटिव वाले पार्ट को नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि वर्नर थ्योरी न्यूट्रल और निगेटिव चार्ज आयन के बारे में बात किया था। तो फिर से देखिए, वर्नर थ्योरी सेंट्रल मेटल एटम के बारे में 2 बात बताया, एक प्राइमरी वैलेंसी, दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को आज के टाइम पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट के नाम से जानते हैं, और सेकेंडरी वैलेंसी को आज के टाइम पे हम कोऑर्डिनेशन नंबर से जानते हैं। अब प्राइमरी वैलेंसी जो होता है वो निगेटिवली चार्ज आयन होता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर निगेटिवली चार्ज भी होता है, न्यूट्रल भी होता है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। अब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि इस पूरे कंपाउंड का 1 मोल उन्होंने किसी एक्वस सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं वाटर में डाला था, और फिर उसको एक्सेस ऑफ AgNO3 से ट्रीट किए, तो 3 मोल्स ऑफ हमारा AgCl प्रेसिपिटेट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इसको 1 मोल पानी में डाले थे तो यहाँ से हमारा Cl3 निकला था, 3 मोल ऑफ Cl निकला था, तभी तो ये जाके Ag के साथ कंबाइंड होकर हमारा प्रोडक्ट बनाया 3 मोल ऑफ AgCl। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसके स्ट्रक्चर को लिखने की कोशिश करें कि Cl3 तो हमारा निकल चुका था, तभी तो वो जाके Ag के साथ कॉम्बिनेशन बनाया। अब जब Cl3 निकल गया तो हमारे पास बचा क्या था, कोबाल्ट NH3 6। अच्छा, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब देखिए कि इस क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज होता है, मतलब ये क्या हो गया, प्राइमरी वैलेंसी हो गया, ठीक है। अब ये जो अंदर है ये लिगेंड NH3, ये लिगेंड है, ये बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, मेटल के साथ, तो उसको क्या बोले थे वो, सेकेंडरी वैलेंसी। अरे अभी तो हम दिखाएं पीछे कि अगर आज के टाइम पे जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के नाम से जाना जाता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर हम बोल सकते हैं लिगेंड की तरह, और जो मेटल के साथ बॉन्ड बनाए कोऑर्डिनेशन स्पेयर में, उसी को तो हम बोलते हैं लिगेंड या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर।
कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कि जितने नंबर ऑफ बॉन्ड बनाए मेटल के साथ, और आज के टाइम पे हम उसको क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये सेकेंडरी वैलेंसी हो गया, ये प्राइमरी वैलेंसी हो गया। आगे देखिए, अब फिर से हम एक और बार इसको पानी में डाल रहे हैं और फिर एक्सेस ऑफ AgNO3 से ट्रीट कर रहे हैं, तो हमारा 2 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट हो रहा है। इसका मतलब क्या कि इस बार हमारा Cl2 निकल गया, मतलब 2 मोल ऑफ Cl निकल के जाके उस Ag के साथ कॉम्बिनेशन बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसके इस बार स्ट्रक्चर लिखने की कोशिश करें तो यहाँ से Cl2 हो गया, कोबाल्ट NH3 5Cl। अब आप बोलिएगा कि एक NH3 कहाँ गया, तो NH3 एक बाहर हो गया, इसको हम कंसीडर अब नहीं करेंगे। देखिए 2 क्लोरीन निकल गया, तो एक क्लोरीन तो अपने पास पहले से इसमें बच गया, तो उस क्लोरीन को हम यहाँ लिखे। फिर अपने पास 6 NH3 बचा था, लेकिन हमको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक ही पढ़ना है, तो हम इस 5 को लिखेंगे, एक को उड़ा देंगे। अब देखिए कि ये क्लोरीन हमारा प्राइमरी वैलेंसी की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास माइनस चार्ज है, और प्राइमरी वैलेंसी जो होता है वो निगेटिवली चार्ज आयन होता है। ये क्लोरीन जो है ये एज अ लिगेंड भी काम कर रहा है और एज अ प्राइमरी वैलेंसी भी काम कर रहा है, मतलब ये सेकेंडरी वैलेंसी भी होगा और प्राइमरी वैलेंसी भी होगा। और ये NH3 वाला पार्ट तो केवल और केवल सेकेंडरी वैलेंसी होगा, ठीक है, क्योंकि ये मेटल के साथ एज अ लिगेंड काम कर रहा है और ये न्यूट्रल है, ठीक है। ये क्लोरीन मेटल के साथ बॉन्ड तो बना रहा है, साथ में इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आयन भी है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। अब फिर से है वही 1 मोल हम फिर से इसका लिए, इसको हम फिर से पानी में डाले, फिर एक्सेस AgNO3 से ट्रीट किए, तो 1 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट हुआ, मतलब यहाँ से एक क्लोरीन निकल गया था, तो फिर एक क्लोरीन जब निकल जाएगा तो एक क्लोरीन बाहर निकाल दिए, कोबाल्ट NH3, अब बचेगा यहाँ 4, फिर बचेगा Cl2। फिर से ये प्राइमरी सेकेंडरी दोनों की तरह काम करेगा, ये सेकेंडरी वैलेंसी होगा और ये फिर क्या होगा, सेकेंडरी वैलेंसी। अब देखिए कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसको बोलते हैं, तो देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को समझाने की कोशिश कर रही है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर जिसका 6 होगा वो ऑक्टाहेड्रल, उसका जो ज्योमेट्री होता है, स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल। अब कोऑर्डिनेशन नंबर किसी कॉम्प्लेक्स का 6 होगा, मतलब वो मेटल के और लिगेंड, अगर हम ऐसे लिखें मतलब मेटल के साथ ये 6 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। अगर किसी का ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ज्योमेट्री है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2 और साथ में d2sp3, ठीक है। अगर sp3d2 होगा तो वो कॉम्प्लेक्स आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, और अगर हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 है तो उसका वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा और साथ में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। अब जो sp3d2 वाला पार्ट है, जो आउटर ऑर्बिटल वाला कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है, वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह कंसीडर किया जाता है, और जो d2sp3 वाला पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह कंसीडर किया जाता है। अब देखिए कि कुछ एग्जाम्पल देखेंगे वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का, जो कि क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। तो देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, ये CO, CN, EN और NH3, इसको ध्यान रखिएगा, अभी आगे क्वेश्चन में काम आएगा। और वीक फील्ड लिगेंड में वाटर और हेलो ग्रुप का एलिमेंट, मतलब फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। अच्छा आगे देखते हैं। तो मेन बात है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि हम इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, वो भी आयनिक स्टेट में। आयनिक स्टेट कहने का मतलब कि वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। दूसरा कि हम लिगेंड को ध्यान देंगे, और लिगेंड में भी अपना 2 पार्ट है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक वीक फील्ड लिगेंड। अब जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो हमारा पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा तो हमारा पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब जो हम क्या कह रहे हैं उसको क्वेश्चन से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए सबसे पहला अपना क्वेश्चन है FeCN6 और इस टोटल कॉम्प्लेक्स के ऊपर -4 चार्ज है, ठीक है। तो सबसे पहले आयरन का हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आयरन का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो Fe का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आर्गन 4s2 3d6। अब देखते हैं कि आर्गन Fe मतलब आयरन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो x प्लस 6 इंटू -1 डेट इज इक्वल टू -4, मतलब x की वैल्यू 2 आ गई, मतलब आयरन जो है वो हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो Fe +2 हम लिख लेते हैं। अब देखिए आर्गन
और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मतलब इस टर्म को हम उड़ा देंगे, मतलब हमारा क्या बच गया 3d6। ठीक है, अब इसी को हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 3d6, 1 2 3 4 डी ऑर्बिटल बना दिए, फिर हम 4s बना देते हैं, फिर 4p बना देते हैं, और फिर ठीक है, तो 3d6 था अपने पास, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब 6 इलेक्ट्रॉन हम डाल दिए। अब यहाँ ध्यान से देखिए, पीछे हम बोले थे कि अगर हमारा लिगेंड स्ट्रांग होगा, अगर हमारा लिगेंड स्ट्रांग होगा तो हमारा पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो Cn तो हमारा स्ट्रांग लिगेंड है, मतलब अब पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन उठ के इसके पास आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन आके उठ के इसके पास आ जाएगा, मतलब अब हमारा पेयरिंग होगा। पेयरिंग होगा तो क्या होगा, देखिए 2 2 अब सब में हो गया, 1 2 और फिर 1 2। ठीक है, पेयरिंग हो गया। तो अगर अब हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन लिखने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ से अपना 2 ऑर्बिटल खाली है तो d2 लिख दिए, यहाँ से अपना s वाला खाली है तो s लिख दिए, यहाँ से अपना p वाला 3 ऑर्बिटल खाली है तो d2sp3 लिख दिए। हो गया इसका। अगर कोई व्यक्ति अब पूछता है कि आप इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जीरो। सब तो फुलफिल्ड है, सब अपने पेयर में है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर जीरो हो जाता है, तो अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें, जिसका फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू √n+2, तो अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएगा तो ये क्या होगा, म्यू जीरो हो गया। ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए निकल के लिए हम लोग लिखते हैं, तो निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28 और ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो डायरेक्ट लिखते हैं निकल का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, आर्गन 3d8। डायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, तो चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं जल्दी से। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन पुट करते हैं, तो 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखिए कि H2O जो है वो हमारा एक वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड होने के कारण हम पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं कराएंगे। ठीक है, तो ये था 3D वाला पार्ट। अब 4s वाला पार्ट बना लीजिए, फिर 4p वाला पार्ट बना लीजिए, और फिर 4d वाला पार्ट बना लीजिए। तो 4s में अपना 4p में 3 डब्बे और 4d में 5 डब्बे। तो अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन हम लिखने की कोशिश करें तो sp3 और यहाँ से आ गया d2। 6 के लिए ही हम बात कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो 6 कहाँ तक पुर रहा है, यहाँ तक। ठीक है, अच्छा इसमें अगर हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब n इज इक्वल टू 2 हो गया। तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर हमको लिखना है तो √2 इंटू 2+2 मतलब √8 वैल्यू आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो उसके लिए क्या है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो उस केस में भी 2 हाइब्रिडाइजेशन आता है, एक sp3 दूसरा dsp2। अगर sp3 है तो वो टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन होगा और फिर इसका स्क्वायर प्लेनर होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 और dsp2। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो हमारा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा, और dsp2 है तो हमारा स्क्वायर प्लेनर होगा। अब टेट्राहेड्रल होगा तो वीक फील्ड लिगेंड और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जो पीछे पढ़ाए थे, वैसे ही स्क्वायर प्लेनर में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसमें भी हम क्वेश्चन करेंगे और सेम मेथड जो पीछे हम लोग सीखे हैं वही होगा, बस कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाएगा, बाकी सारा मेथड सेम। चलिए तो निकल के लिए सबसे पहले देख लेते हैं। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, तो x + 4 इंटू -1 डेट इज इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू 2 आ गई, मतलब निकल जो है वो हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, निकल जो है वो हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अच्छा ये क्या हो गया, हाँ निकल क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो लिखते हैं निकल के लिए आर्गन 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 का आर्गन लिख दिए, और फिर 3d8 हो जाएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अच्छा अब इसके बाद हम डब्बे बना लेते हैं।
ठीक। अब 3D8 तो 8 इलेक्ट्रॉन फिल करिए, 1 2 3 4 5 6 7 और फिर यहाँ पे 8 कर देते हैं। अब देखिए कि Cn जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन उठ के इस खोपड़ी पे आएगा और फिर मतलब वीक फील्ड लिगेंड में अनपेयर्ड पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, स्ट्रॉन्ग में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए एक हमारा यहाँ से खाली हो गया, मतलब एस हम लिख दिए, एक सॉरी एक हमारा यहाँ से खाली है तो इसको हम डी लिख देंगे, यहाँ से खाली है एस और यहाँ से बचा मेरा 2, तो DsP2 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो 0 है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंटम भी क्या हो गया, 0 हो गया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, DsP2। अब देखिए कि आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं, तो आइसोमेरिज्म का में हम जानते हैं कि आइसोमर्स हम ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं जिसका केमिकल फॉर्मूला सेम हो लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो। अब इसमें इनऑर्गेनिक में हम दो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म और दूसरा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को देखेंगे। तो देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे पहला टाइप है लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो द आइसोरिज्म एराइज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड। अब एम्बीडेंटेड लिगेंड मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं कि एक मॉलिक्यूल में दो डोनर एटम हो, जैसे Cn की अगर हम बात करें तो कार्बन भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है। तो देखिए हमारा इसी टाइप से ये दोनों, एक बार जब कार्बन डोनर एज अ डोनर काम करेगा तो इस टाइप से हम लिखेंगे और जब नाइट्रोजन करेगा तो हम इस टाइप से लिखेंगे। वैसे ही SCN में भी हम ले सकते हैं, तो सल्फर और नाइट्रोजन दोनों करेगा तो एक बार हम S के साथ कॉम्प्लेक्स को लिख देंगे, मतलब एज अ लिगेंड काम करेगा और एक बार हमारा N एज अ लिगेंड काम करेगा। जैसे यहाँ एक बार हमारा कार्बन एज अ लिगेंड काम कर रहा है और एक बार N एज अ लिगेंड काम कर रहा है। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म लिंकेज आइसोमेरिज्म हमारा एम्बीडेंटेड लिगेंड के कारण होता है। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या है कि एक ही कंपाउंड, एक ही एटम में दो हमारा डोनर एटम हो, एक ही मॉलिक्यूल में हमारा दो डोनर एटम हो। अब देखिए कि आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या है। तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेज व्हेन स्पेक्टेटर आयन इंटरचेंज देयर पोजीशन विथ लिगेंड प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्पेयर। देखिए स्पेक्टेटर आयन हम किसको बोलते हैं, जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर हो। तो इस टाइप का आइसोमेरिज्म में स्पेक्टेटर आयन अपना पोजीशन चेंज करता है विथ लिगेंड। जैसे यहाँ पे क्लोरीन जो है ये हमारा स्पेक्टेटर आयन है, तो ये उठ के इस SO4 के जगह चला जाएगा और ये SO4 बाहर चला आएगा, तो उसी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अगला है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड अ कोऑर्डिनेशन स्पेयर। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए, ज़्यादा समझ आएगा। देखिए हमारे पास ये है कोबाल्ट H2O6 और Cl3-, तो ये वाटर जो है ना अपना एक मोल को बाहर देगा और ये क्लोरीन को अंदर ले लेगा। क्लोरीन क्या है, स्पेक्टेटर आयन। तो देखिए एक मोल ऑफ वाटर बाहर गया और उसको बैलेंस करने के लिए, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर अपना 6 ही होना चाहिए, तो एक क्लोरीन हमारा अंदर चला गया। फिर दो वाटर बाहर गया तो दो क्लोरीन अंदर आ गया, अभी भी हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, सेम है, 6 ही। फिर 3 वाटर गया और तीनों क्लोरीन अंदर आ गया, फिर भी हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। मतलब यही वाटर अगर हमारे पास हो तो फिर हम इसको एक्सचेंज करते हैं स्पेक्टेटर आयन से। ठीक है, अब देखिए कि ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म क्या है। तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेज इन हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब कि एक से ज़्यादा काइंड ऑफ लिगेंड हो कोऑर्डिनेशन स्पेयर में, उसको हम हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। दूसरा कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज डू नॉट। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो हमारे पास दो टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेज होता है, एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स और दूसरा टेट्राहेड्रल। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज डू नॉट, वो नहीं करता है शो। अब ये सब बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है। अब देखिए इन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सेस द लिगेंड कैन बी अरेंज एडजेसेंट टू ईच अदर इन सिस एंड ट्रांसफॉर्म। देखिए वो क्या बात है कि पहला एग्जांपल, अब देखिए थोड़ा सा और उसके बाद एग्जांपल देखेंगे कि इस टाइप का मेटल, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स, जैसे M मेटल है, X लिगेंड है और ये भी लिगेंड है, या फिर इस टाइप का लिगेंड, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स शो करेगा हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और जहाँ की A, B, X एंड L ये सब क्या होगा, हमारा यूनिडेंटेड लिगेंड। ठीक है, मेटल के अलावा जो भी ये लिगेंड है ये सब क्या होगा, यूनिडेंटेड लिगेंड होगा। अब कैसे शो करेगा, तो देखिए हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है,
कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और जब ये सेम साइड होता है लिगेंड तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिस। इसी को हम क्या करेंगे कि अपोजिट साइड कर देंगे, इसको हम क्या किए, अपोजिट साइड कर दिए, और जब अपोजिट साइड किए तो ये ट्रांस हो गया। अब देखिए इसमें एक खास बात और होती है कि यहाँ NH3 का दोनों के बीच की दूरी को हम L1 मान लेते हैं, और यहाँ NH3 इन दोनों के बीच की दूरी को L2 मान लेते हैं। तो जब L1 इज इक्वल नॉट इक्वल टू L2 होगा तभी ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। तो बिल्कुल नहीं है दोनों इक्वल एक दूसरे के, तो हमारा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी कॉम्प्लेक्सेज लाइक दिस शो कोऑर्डिनेशन नंबर। एक एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, ये है, और इसका एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो देखिए अभी हम लोगों ने इसको सिस साइड में लिखा है, सारा जो है वो हम लोगों का एक ही साइड लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन अब हम इसको क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म में बदल दे रहे हैं, ये दोनों अपोजिट साइड हो गया। अब फिर से इन दोनों की दूरी को नापने की कोशिश करते हैं। तो ये दूरी हो गई L1 और ये दूरी है L2। क्या ये दोनों इक्वल है? बिल्कुल नहीं, ये इक्वल नहीं है, इसीलिए ये क्या करेगा, शो करेगा हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का। अब देखिए ऑप्टिकल आइसोमर क्या है। तो कॉम्प्लेक्सेज विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर। जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा वो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं शो करेगा। ऑप्टिकल आइसोमर इज कॉमन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग डाइडेंटेट लिगेंड। तो डाइडेंटेट लिगेंड किसको बोलते हैं, तो जिसके पास दो डोनर एटम्स हो। तो ऑप्टिकल आइसोमर जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में नहीं होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए जो जो NCERT में लिखा है, ये दोनों कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का है और इन दोनों में ऑप्टिकल आइसोमर होंगे। ठीक है, ये दोनों NCERT का है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।